नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की और क्या यह 2027 विधानसभा चुनावों के लिए पर्याप्त होगी। यदि बात की जाए तो 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एक साक्षात्कार में मौर्य ने कहा है कि मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि साल 2027 के चुनाव में सपा अर्धशतक नहीं लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हैं, लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि जिस भी दिन चुनाव होंगे पार्टी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का दावा है कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाएगी। उनका दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और बीजेपी में ही फूट है। फिलहाल दावों से परे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिला स्तर के पदाधिकारियों के जो नाम सामने आए हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति का साफ साफ संकेत दे रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम देखें तो सवर्णों का ही बोलबाला नजर आता है, लेकिन ऐन उसी वक्त ओबीसी चेहरों का भी खास दबदबा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सवर्णों के बाद ओबीसी को भी खास तौर पर तरजीह दी गई है, यूपी से आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। बीजेपी को पीछे छोड़कर समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा सीटें जीत लेना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में पहले और देश में तीसरी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी रही है। अखिलेश को यह मालूम है कि अगर 27 में सरकार बनानी है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। ऐसे में पार्टी संगठन को भी मजबूत करना होगा। जिला स्तर की इकाई में एक्टिव कार्यकर्ताओं को जगह देनी होगी, क्योंकि बीजेपी बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, संगठन में भी बदलाव करने जा रही है। ऐसे में सपा एक्टिव कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह देकर 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में है। उनकी कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के गठन काल से चले आ रहे मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने वाली राजनीति शुरू की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों की संख्या में कटौती कर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। इसका परिणाम उन्हें ऐतिहासिक सफलता के रूप में देखने को मिला। 1993 में गठित समाजवादी पार्टी का 3 दशक बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर उसे जीत मिली। तो सपा की 2027 की रणनीति क्या है, बीजेपी की 2027 की रणनीति क्या है, और यह बयान उप मुख्यमंत्री मौर्य का कि 300 सीटें से तो पार पाएंगे ही पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अब कौन सी जाति के सहारे ये अपना बेड़ा पार लगाने की कोशिश में है। 2027 का सियासी समीकरण आखिर क्या है? क्या सवर्णों के साथ सवर्णों को प्रबुद्धता दे करके एक तरह से सवर्ण, ब्राह्मण और बनिया की पार्टी से और तमाम लोगों को सवर्णों को जोड़ने की कोशिश के साथ ही पीडीए में भी सेंध लगाने की क्या कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है? जिलाध्यक्षों की सूची जो जारी की गई है उसमें सवर्णों का यूं तो बोलबाला है, लेकिन ओबीसी को भी तरजीह दी गई है। ऐसे में तमाम जाति के फैक्टर्स को एक साथ समेटने की कोशिश में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के परिणामों को विधानसभा में क्या दोहरा पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम रणनीति क्या भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत का सेहरा पहना पाएगी?
यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे पास समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में उत्तर प्रदेश में है। 2027 में यदि आप जीतते हैं तो कंसेक्यूटिव हैट्रिक लगा लीजिएगा आप। ऐसे में क्या ये जो तमाम आप समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं अपना जिलाध्यक्षों के नाम के ऐलान को लेकर, उससे यह संकेत साफ है कि आप पीडीए की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी को भी भेदने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसपी के भी वोट बैंक को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, और एएसपी को तो मुझे लगता है कि आप काउंट ही नहीं करते हैं। आप ही बेहतर बता पाइएगा। ऐसे में क्या लगता है आपको, 55% सवर्णों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इतनी बड़ी संख्या में उनका नाम, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा, ठाकुर कम, किस तरह की नए समीकरण को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं जाटव साहब? इस तरीके से जो अभी संगठनात्मक जो जिला स्तर पर जो इकाई का गठन हुआ है, इसमें ये जातियां ढूंढना मैं नहीं समझता कि ठीक है। सभी वर्ग को मौका मिला है। अब उसमें स्वर्ण जो है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया, देखिए देश के अंदर तमाम जातियां हैं और तमाम जातियों के साथ साथ उन क्षेत्रों में उनका अपना अपना एक प्रभाव भी है। तो उस प्रभाव के कारण से अब ये कहें कि ये अमुक जाति का जो अब दूसरी जाति उसका वोट नहीं देगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे कैडर, अपने कार्यकर्ता जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और पीछे से काफी लंबा समय से जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया और सबको ऐसा मौका दे करके, कैडराइज पार्टी है और सब अपनी मेहनत से कार्यकुशलता से काम करें और सबको जोड़ करके काम करने की जो नीति है उसको ध्यान में रख करके जो है संगठन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और ज्यादातर जो है वो सर्वसहमति से, क्योंकि केवल नॉमिनेट करना नहीं, सर्वसहमति भी इसमें रहती है, जिसका प्रभाव जो है वो संगठन के ढांचे पर दिखाई भी देता है। जाटव साहब, जब सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइन है, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो जाता है और सारे समीकरण को सुलझाया जाता है, तो एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है, 70 जिलों के जिलाध्यक्ष चलिए आपने कर दिया, 28 जिले अभी भी क्यों रिजर्व में रखे गए हैं? बाकी उसमें भी अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, अम्बेडकर नगर, ऐसे तमाम बड़े बड़े जिले हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो संभवतः आपको इनको सबसे पहले शामिल करना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर सस्पेंस है। क्या आरएसएस की भी मंजूरी की ओर इशारा है कि भाई सबके साथ समन्वय बैठा करके चला जाए, इस तरह की कोई बात है क्या? मैंने बताया ना कि कई हर तरीके से जो सोशली जो हमारी जो संगठन में जो चुने जाते हैं लोग, उन्हीं को उस तरीके से साथ लिया जाता है और जो जहाँ रह गए वहां पर भी अपना चुन लिए जाएंगे। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इशू है या इस प्रकार का मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई वो है। तो 3 साल के लिए ही ये जिलाध्यक्ष मिल जाते हैं। अभी जिसका मौका है अगली दफा दूसरे का मौका आएगा। तो इसलिए इसको जाति के साथ में या किसी प्रकार की बहुत ज्यादा रणनीतिक विषय है नहीं। संगठन का कार्यकर्ता होना चाहिए और निष्ठावान है। देखो मेहनत सब कर रहे हैं, सब जो है ना संगठन को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। हमारे जो आज हम जो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो हम काम कर रहे हैं वो निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो संगठन का ढांचा बना हुआ है उसके कारण एक अकेले व्यक्ति नहीं जीत सकता। आज हम अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर के कारण से ही एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में पूरे देश में है और बड़े अनुशासन दे रहे हैं। ठीक है जाटव साहब। संत कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। संत कुमार जी, आपकी क्या राय है? आप विपक्ष में बैठकर बीजेपी के इन तमाम समीकरणों को सुलझते उलझते तो आप भी देखते ही होंगे ना। आपको क्या लगता है 55% सवर्ण, 35% ओबीसी जिलाध्यक्षों के नाम के माध्यम से संगठन की एक पार्टी है और संगठन में नीचे से ऊपर तक के कार्य को देखा जाता है। ऐसे में आपको लगता है ये 2027 में आपकी रणनीति को भेदने के लिए काफी है, या आपको लगता है जो पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर आप आगे बढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी हिस्सेदारी जो होती थी
तमाम दलितों, ओबीसी लोगों के प्रति। अब बीजेपी उसे अपने पाले में करने की कोशिश में है और क्या वह सफल हो पाएंगे? देखिए सर, पीडीए परिवार जो है, पीडीए परिवार के लोग इनसे भारतीय जनता पार्टी से 2014 में बड़े पैमाने पर जुड़े, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और फिर इन्होंने कहा कि हमको और समय चाहिए, मैंने कुछ किया है, कुछ और हम करेंगे आगे। तो 19 में भी पीडीए परिवार के लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुना, लेकिन इनके रवैया में कोई खास तब्दीली नहीं आई। तो पीडीए परिवार के लोग 24 आते आते इनकी बातों को समझने लगे और उन्होंने 24 लोकसभा चुनाव में इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और जब उसका नतीजा ये हुआ कि इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया पीडीए परिवार के लोगों ने, तो उसमें क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी हार हुई और समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। ठीक सर, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति बखूबी बड़े ही बेहतरीन ढंग से करती, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति से ही काम नहीं हो जाता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं ये, दलितों को अवसर इन्होंने दिया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको पावर नहीं दिया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो कहीं न कहीं उनके विचारों में या वक्तव्य में उनकी व्यवस्था झलकती रहती है। तो सर, वो एक शब्द है सामाजिक न्याय। जैसे आपके द्वारा अभी हम सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नवनियुक्त जिला अध्यक्षों में 55% सवर्णों को स्थान दिया गया पहले लिस्ट में। तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम संगठन के आधार पे नियुक्ति करते हैं, तो साथ ही है कि एक शब्द है सामाजिक न्याय, और सभी दल कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के आधार पे काम करते हैं। तो इनकी यही स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये केवल संगठन के आधार पे मतलब सरकार में काम कर रहे हैं या सामाजिक न्याय को भी लेकर चल रहे हैं। ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है पासी साहब। तुरंत एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, मुझे ब्रेक में भी जाना है, लेकिन जाटव साहब साफ तौर पर कहना है, आप बात तो उनकी करते हैं, ओबीसी दलित की अवसर भी देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं देते हैं, लीडरशिप रोल आगे करना, पावर में लाना। आप इससे सहमत हैं, असहमत? नहीं, किन से पूछ रहे हैं आप? जो लोग जो है पीडीए के नाम पर राजनीति करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, उसके बाद में माता प्रसाद जी को जो है अपना नेता प्रतिपक्ष बना देते, अगले लेते हैं सबको। हम पीडीए के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, हम विकास को ध्यान में रख करके राजनीति करते हैं। अच्छा। और विकास ही हमारा जो है प्रमुख ध्येय है, इसमें सबका बराबर योगदान है। और जो भी विकास के साथ साथ जो प्रदेश की और राष्ट्र की जो पॉलिसीज हैं उसका लाभ सबको मिले, उसमें केवल व्यक्ति पीडीए को मिलेगा, इसको मिलेगा, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्योंकि ये हर समय जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए वो जाति और धर्म जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में भी देखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग केवल और केवल जो है अपने कैडर स्ट्रक्चर को देखकर ध्यान में रख करके और राष्ट्र के जितने भी जरूरतमंद क्षेत्र हैं उसमें काम करना है, विकास करना है। और वो विकास का मॉडल आज पूरे देश में हमारा दिखाई दे रहा है। हम इसलिए जीत रहे हैं। ये पीडीए का आंकड़ा और ये अन्य आंकड़ों को ध्यान में रख करके चुनाव नहीं जीते जाते। ये जाति की बातें गौण हो चुकी हैं। और देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में इन लोगों ने प्रयास किए थे, वो सारे जो है ना देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है इनको वापस दे दिए कि भैया तुम्हारे वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए, हमें वो सिस्टम चाहिए जो सबका साथ सबका विकास सबके साथ में है। और वो जो जनता है वो आज हमारे साथ है।
ठीक है। वो किसी प्रकार की जाति और धर्म के चक्कर में ना पड़ नहीं, ठीक है, ये तो विचार है ना, दो अलग अलग पार्टियों के लोगों के विचार हैं, विचारों में थोड़ा सा टकराव है, सहमति है, असहमति है, इसलिए क्लैरिफिकेशन भी जरूरी हो जाता। पासी साहब, रुख आपका करते हैं। 1993 से यह पार्टी समाजवादी पार्टी, पहले मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती थी, फिर एक नया एपिसोड अध्याय जोड़ा गया, पीडीए की बात होने लगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इससे आपको कुछ माइलेज भी मिला है। लेकिन संगठन की मजबूती एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी आपसे कोसों आगे है इस पूरे मसले पर लेकर। आपको लगता है ब्लॉक से लेके जिला से लेके ऊपर स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से बीजेपी एक्टिव कर पाती है, आप उसमें पीछे रह जाते हैं? और यदि आपको ऐसा लगता है, आप समझते हैं, तो क्या आगे की राह पर आप इसके बारे में सोच रहे हैं या फिर वही पुराना रवैया? नहीं, संगठन के ये बात सत्य है कि पहले हमारे समाजवादी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन बहुत से नेता हमारे जो है वो बहुजन समाज पार्टी से आए, पार्टी के अंदर जो कैडराइज नेता थे, तो अब हमारा संगठन जो है काफी मजबूत है और बूथ स्तर तक हम लोगों ने गठन किया है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है और संगठन में अब हमारे कोई कमी नहीं। रही बात सर, ये मेन मुद्दे पे ये बात नहीं करते हैं। जैसे अभी भाजपा के साथी ने कहा कि हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। भाई, जब जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है और सामाजिक न्याय एक शब्द है, तो जात का नाम तो लेने पड़ेगा। आप भी लेते हैं, अगर आप नहीं करते हैं काम तो आपने जात वाइज जिलाध्यक्षों को क्यों बनाया? एक ही जात के बना देते सब, एक ही धर्म के बना देते। और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो एक जो बहुत बड़ा वर्ग है भारत के अंदर, एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम वर्ग है। आपने क्या, आप जब चुनाव आता है तो उस वर्ग को आप अलग किए रहते हैं। भाई, कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया? विधानसभा में कितने मुस्लिम को टिकट दिया? लोकसभा में कितने मुस्लिम को टिकट दिया या कितने जीत कर आए आपके पार्टी में? तो ये सबका साथ और सबका विकास का नारा झूठा है। मैं जिस जिले में रहता हूँ, बहराइच जिला, आज भी लखनऊ जाने के लिए यहाँ से ट्रेन नहीं है। बहराइच से सीधे अगर हम लखनऊ जाना चाहें, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ से ट्रेन नहीं है। और यहाँ एक जमाने से भाजपा के सांसद हैं, आज भी जो है भाजपा के सांसद माननीय जी हैं। नहीं तो वो तो ठीक है ना, लेकिन कह रहे हैं जाटव साहब, यह भी कर रहे हैं कि 2024 में आपको जो अप्रत्याशित जीत मिली, एक तरह से आपके लिए जीती थी, इतनी बड़ी संख्या में आपके सांसद वहां से जीत कर गए, लेकिन उसको आप कहां भुनाने में कामयाब रह पाए? जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां पे तो आपकी जो सीटें थी वो सीट भी आपने गंवा दी है। ऐसे में क्या वह माइलेज आपको नहीं मिल पाया? और अगर नहीं मिल पाया तो ऐसा क्यों हुआ? फिर आगे का रास्ता कैसे तय करिएगा? देखिए सर, उपचुनाव जो मिल्कीपुर में सारे उपचुनाव कराए गए सभी जगहों पर, और मिल्कीपुर का रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? और उपचुनाव में क्या हुआ बड़े पैमाने पर, ये तो अगर आप लोग जमीन पे उतरे हैं क्षेत्र में तो वहाँ की जनता बताएगी, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि उपचुनाव कैसे जीता गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वहाँ की जनता बताएगी। लेकिन आने वाले आम चुनाव में इनको भी जनता बताएगी कि उपचुनाव कैसे जीता जाता है और आम चुनाव कैसे हारा जाता है। आप लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो आपके पास कौन सा काट है? आपका पीडीए वाला फॉर्मूला कितना चलेगा? देखिए सर, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। ठीक, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, हिंदू को भी लेकर साथ चलते हैं, मुस्लिम को भी साथ लेकर चलते हैं, सिख को भी साथ लेकर चलते हैं, ईसाई को भी साथ लेकर चलते हैं। सभी धर्मों के लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है। और हम लोग सबके लिए काम करते हैं। जब भी हमारी सरकार आती है, हम कोई जात धर्म के लोगों को देखकर काम नहीं करते। ठीक है, ठीक है जाटव साहब, देखिए कह रहे हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं, और आपके ऊपर एक आरोप भी थोड़ा देर पहले लगा देते हैं कि देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तब आप लोग मुसलमानों को एकदम साइडलाइन करके उनके खिलाफ बयानबाजी जो है, मतलब उनको एक टारगेट बना करके माहौल बनाने का उनके, मेरे ख्याल से यही इशारा था। यह तो एक मूल में सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा यह,
सर, उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ये कॉन्फिडेंस कहां से भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता ला पाते हैं कि वो चुनाव के पहले बोल देते हैं 400 पार, 300 पार। इस बार उप मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं जब मन तब चुनाव करवा लीजिए, 300 पार सीट तो बीजेपी की आएगी ही आएगी। ये कैलकुलेशन और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखिए, जिस तरीके से अभी देखा आपको समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने विषय को मुस्लिम के साथ में जोड़ने का प्रयास किया। ये तो हम तय करेंगे ना कि हमें किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, ये हम अपने हिसाब से देंगे। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसके पास पहुंचनी है उसके लिए हम तय नहीं करेंगे, हर जरूरतमंद के पास में पहुंचनी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। उसमें मुसलमानों को भी लाभ मिलता है और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति अगर जो पैदा की है मुस्लिमों की, तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जो है ना मुसलमानों की दयनीय स्थिति की। आज उनको ही सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं की जरूरत है और वो सबसे ज्यादा उसका लाभ भी ले रहे, मगर उसके बावजूद वो वोट हमें नहीं देते। उसके बावजूद जब वोट भी नहीं देते फिर भी हम उनकी सुविधाओं में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करते। हम इस प्रकार के झूठे नैरेटिव बना करके नहीं कि इस देश के संसाधनों पर जो है अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का जो है सबसे पहला हाथ है, ऐसी बात नहीं कहते। हम इस देश के हर जरूरतमंद को इसकी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लेने का अधिकार है। हम उस नियत पर काम करते हैं, उसका लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने किस प्रकार से जो बात कही है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से तीर्थ स्थानों को जो है सजा दिया, संवार दिया गया है, कितने बढ़िया हाईवे इस वक्त में 6 से ज्यादा हाईवे जो है इस वक्त में प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, कितना शानदार तरीके से लोग उसका आवाजाही कर रहे हैं। 21 से ज्यादा एयरपोर्ट जो है हमारे इस वक्त में उत्तर प्रदेश में बहुत हाई क्वालिटी के साथ में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट हुआ, जिसकी ये हरकुलिस उतारने की बात करते थे कि हम जो है हरकुलिस जो है वो हाईवे पे उतार दिया हमने। अरे हाईवे पे नहीं, एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता थी, हमने एयरपोर्ट बना करके अब तो हर जगह आप जहाज उतारो, क्या परेशानी है? ठीक है। तो जुगाड़ू राजनीति करते रहे और हम जो है वो राजनीति केंद्र में आपकी 11 वर्षों से सरकार है, आज तक आप बहराइच को राजधानी रेल मार्ग से बहराइच को राजधानी से नहीं जोड़ पाए। कैसा होगा तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। ठीक, 11 वर्ष से केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है। बहराइच जिले को आप आज तक राजधानी लखनऊ से रेल मार्ग से नहीं जोड़ पाए। पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे हमें। ठीक है। वो सवाल भी पूछ रहे हैं, पासी साहब कह रहे हैं देखिए 11 साल हो गया बहराइच को आप लोग लखनऊ से ट्रेन से नहीं जोड़ पाए। खैर उस पर भी आप टेक दीजिएगा, मेरे पास समय का अभाव है। 1 मिनट जाटव साहब। हाँ, एक सवाल सेम रखूंगा, मैं आपसे भी रखूंगा और पासी साहब से भी रखूंगा। अंतिम है, जल्दी 30-30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। शुरुआत जाटव साहब आपसे। एक वक्त था जब बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज करती थी, सरकार बनाती थी। अब बीएसपी को बतौर बीजेपी जाटव साहब आप कैसे आंकते हैं? क्या बीएसपी की अब कोई प्रासंगिकता है या वह जमाना लद गया? शुरुआत आपसे जाटव साहब। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आंकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कैडर को। बीएसपी कोई थ्रेट नहीं है ना आपके लिए? इससे कोई भी थ्रेट नहीं है। हाँ। बीएसपी न सपा। ठीक, हम अपने काम को जानते हैं और प्रदेश की जनता के बीच में हाथ जोड़ करके हम काम कर रहे हैं। उनको पूरी तरीके से जो है सुविधाएं मिले उस पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक, हमारा काम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है और उसमें हमारी जो पूरी टीम काम कर रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। ओके जाटव साहब। पासी साहब, बीएसपी के बारे में आपके क्या विचार हैं जल्दी से? क्या आप भी उसको थ्रेट नहीं मानते हैं? देखिए, बीएसपी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सत्य है और सच्चाई को हम समाजवादियों ने हमेशा स्वीकार किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, उसने भी जमीन पे काम जो है पिछड़े, दलित, दबे कुचले लोगों के लिए कार्य किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक,
बहुत शुक्रिया। फेंक रहे हैं, ये जुगाड़ कर रहे हैं उसके साथ गठबंधन का। अब देखिए किसका जुगाड़ काम करता है, अब तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं की, 2027 के चुनाव की, पार्टी वाइज तैयारियों की। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत का हैट्रिक लगाएगी या एक लंबे सूखे के बाद समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में वापसी करेगी। फिलहाल मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।